हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। लास्ट सेशन में हमने पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करा, आर्टिकल 5 to 11 डिस्कस करा, जिसमें हमने सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह डिस्कस करे थे। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को कौन कौन इंडियन सिटीजन होगा और उसके बाद कौन इंडियन सिटीजन होगा उसके बारे में आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। लेकिन इंडियन सिटीजनशिप किस तरीके से, किन ग्राउंड्स में दी जा सकती है, किन ग्राउंड्स में सिटीजनशिप को लूज किया जा सकता है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वो सारी चीजें मेंशन है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, एक्ट ऑफ 1955। ठीक है, तो ये 1955 में पार्लियामेंट ने एक कानून पास करा। ठीक है, इसमें ये बोला कि देयर आर 5 वेज ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप, देयर आर 5 वेज ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। पांच तरीके से इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है। ठीक है, तरीके डिस्कस करने से पहले आपको समझना है कि बेसिक जो फाउंडेशन है सिटीजनशिप की, मतलब कौन इंडियन सिटीजन हो सकता है। ठीक है, तो वो हमें एक कॉमन सेंस ये कहता है कि कोई भी इंडिया में पैदा होता है तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, या किसी के पेरेंट्स इंडियन है। ठीक है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पेरेंट्स श्रीलंका घूमने चले जाएं और 2-3 महीने वहाँ रहे, वहाँ जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, तो वहाँ वहीं डिलीवरी होती है बेबी की, तो फिर क्या उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो लॉजिक तो ये कहता है उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स तो इंडियन है, बस वो 2-4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए जॉब की वजह से या किसी भी वजह से इंडिया से बाहर चले गए। ठीक है, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग इंडियन सिटीजनशिप छोड़ के जा चुके हैं। ठीक है, फ्रांस में बस गए, 2-3-4-5 साल हो गए हैं, फिर उसके बाद उन्हें लगा यार वापस इंडिया में आना चाहिए, तो क्या उनको भी इंडियन सिटीजनशिप मिलनी चाहिए? तो मिलनी चाहिए। अगर वो पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे, उसके रूल्स वगैरह होने चाहिए, तब उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है। या कोई फॉरेनर इंडियन बनना चाहे तो भी इंडियन सिटीजनशिप की बात होती है। तो अलग अलग ग्राउंड्स हैं सिटीजनशिप की। तो इसलिए 5 तरीके बनाए गए हैं जिस तरीके से इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बाय बर्थ, बाय बर्थ, जिसे हम बोलते हैं जस सोलाई, लॉ ऑफ सॉइल। इसका मतलब है कि कोई भी बेबी चाइल्ड इंडिया में पैदा होता है, ठीक है, बाय बर्थ। लॉ ऑफ सॉइल का मतलब है इंडियन सॉइल में कोई भी बेबी बॉर्न होता है तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ओरिजिनली इसमें ये लिखा हुआ था। ठीक है, 1987 तक तो ऐसा ही था। ठीक है, क्योंकि अगर कोई फॉरेन कपल इंडिया में आता है और उनका बेबी अगर इंडिया में पैदा होता है, वो फॉरेन कपल है, उनके पास इंडियन सिटीजनशिप है ही नहीं, लेकिन अगर उनका बेबी इंडिया में पैदा होता है तो भी वो उनका बेबी इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल था। ओरिजिनली 1955 में जो पहला फीचर था बाय बर्थ या सोलाई इंडियन सिटीजनशिप का, ये था। 1987 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़ा सा चेंज करा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये करा, अमेंडमेंट करा सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में कि मम्मी या पापा में से कोई भी अगर एक इंडियन है, कोई भी बेबी इंडिया में पैदा होता है, लेकिन मम्मी या पापा में से कोई भी एक इंडियन हो तो ही इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। ये नहीं कि कोई फॉरेन कपल इंडिया में आया और उनके बेबी को इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये वाला फीचर खत्म कर दिया। 1987 से पहले ये था कि किसी को भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, 2004 के बाद जो है भारत सरकार ने क्या करा, क्योंकि अब केसेस ऐसे आने लगे कि एक इंडियन है और एक नॉन इंडियन है, उनका बेबी अगर 1987 के बाद इंडिया में पैदा होता है तो इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है। लेकिन वो जो फॉरेनर है, हो सकता है बहुत सारे केसेस ऐसे आए कि वो इलीगल माइग्रेंट था, वो बांग्लादेश से आ गया था। ठीक है, या तो हस्बैंड बांग्लादेशी था या पाकिस्तानी था या चाइनीज नेशनल था, इलीगल माइग्रेंट, मतलब उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ली नहीं और इंडियन के साथ मैरिज कर ली, फिर उनका बेबी हुआ, तो बेसिकली वो भी लीगली इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल था 2004 से पहले। तो बहुत सारे केसेस ऐसे आए तो उन्हें भी भारत सरकार को इंडियन सिटीजनशिप देनी पड़ी। ठीक है, अब मम्मी या पापा को क्योंकि इलीगल माइग्रेंट है उनके ऊपर केस अलग चलेगा, लेकिन बेबी को तो इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। तो 2004 के बाद भारत सरकार ने क्या करा कि मम्मी या पापा में से, मम्मी और पापा एक में से कोई भी एक इंडियन हो, साथ ही साथ दोनों में से कोई भी इलीगल माइग्रेंट ना हो, ये वाली कंडीशन भी ऐड कर ली। तो बाय बर्थ का मतलब है कि चाइल्ड बॉर्न इन इंडिया,
बॉर्न इन इंडिया, वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, उसके अलावा जो अभी हमने बात करी, इसमें क्या था, इरिस्पेक्टिव ऑफ, इसमें कंडीशन क्या थी, इरिस्पेक्टिव ऑफ सिटीजनशिप ऑफ पेरेंट्स। पहले ये थी सिटीजनशिप ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की सिटीजनशिप कहीं की भी हो, ठीक है, वो एलिजिबल था इंडियन सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, आफ्टर 1987, आफ्टर 1987 के बाद क्या हुआ, आइदर ऑफ पेरेंट्स शुड बी इंडियन सिटीजन, ये अमेंडमेंट किया गया। मम्मी या पापा में से कोई कम से कम एक तो इंडियन हो, शुड बी इंडियन सिटीजन, एक तो ये करा। और आफ्टर 2004 अमेंडमेंट किया गया 2004 के बाद। ठीक है, आइदर ऑफ पेरेंट्स शुड नॉट बी इलीगल माइग्रेंट, दोनों में से कोई भी इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, ये वाली टर्म एंड कंडीशन ऐड कर ली। ठीक है, तो पहला कंडीशन, पहला तरीका जिस तरीके से किसी भी इंडिविजुअल को इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है वो ये है। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा तरीका, तो वो है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट इसे हम बोलते हैं जस्ट सैंग्विन, जस्ट सैंग्विन, लॉ ऑफ ब्लड। अब ये वाला तरीका क्या है, जिस तरीके से किसी को इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है। अच्छा स्टूडेंट, जिसको भी ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो भी हमारे चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट कहीं से भी अलग अलग स्टेट से इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आप कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, हाँ, तो आते हैं बाय डिसेंट मतलब लॉ ऑफ ब्लड। इसमें इंडियन सॉइल नहीं देखा जाएगा, इसमें यह देखा जाएगा कोई भी चाइल्ड दुनिया में कहीं भी बॉर्न होता है, दुनिया में चाहे इटली में पैदा हो जाए, जर्मनी में पैदा हो, यूएस में पैदा हो, उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है अगर उसके मम्मी या पापा में से कोई एक इंडियन हो। मम्मी या पापा में से कोई भी एक इंडियन है, जर्मनी में पैदा हुआ बेबी, उसके मम्मी या पापा में से कोई एक फॉरेनर हो सकता है और एक इंडियन होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ओरिजिनली इसमें क्या था, ओरिजिनली इसमें यह था कि पापा, क्योंकि इंडिया में डिसेंट जो है वो फादर की तरफ से देखी जाती है। ठीक है, तो पहले ये था इसमें 1992 से पहले कि फादर इंडियन होना चाहिए। अब बेबी वो कहीं भी दुनिया में पैदा हो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, पहले फादर का था, 1992 के बाद फादर या मदर में से कोई भी एक इंडियन हो। ठीक है, ये वाली टर्म एंड कंडीशन इसमें ऐड कर दी गई। तो इसमें चाइल्ड बॉर्न एनीवेयर आउटसाइड इंडिया, ठीक है, आउटसाइड इंडिया शैल बी इंडियन सिटीजन, शैल बी इंडियन सिटीजन इफ his oblique her father, इनिशियली ये था फादर इज इंडियन, इनिशियली ये था कि फादर इंडियन हो, लेकिन आफ्टर 1992 क्योंकि यहां पर फिर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है, तो सरकार ने 1992 में अमेंडमेंट करा, इफ हिज ऑब्लिक हर फादर और मदर इज इंडियन, फादर या मदर में से कोई भी एक इंडियन हो तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। साथ ही साथ 2004 में एक और चीज करी सरकार ने आफ्टर 2004, क्योंकि अब सरकार को तो पता ही नहीं चल रहा है किसी का जर्मनी में बेबी हो रहा है, सरकार को पता ही नहीं, गवर्नमेंट के पास डेटा कहां से आएगा कि अच्छा किसी इंडियन पेरेंट्स का बेबी जर्मनी में हुआ है, इटली में हुआ है। ठीक है, जब वो सरकार को बताएंगे कि हाँ कि हमारा बेबी हुआ है, तभी तो इंडियन सिटीजनशिप के लिए वो एलिजिबल होगा। तो 2004 के बाद सरकार ने ये करा कि 1 साल के अगर तुम्हारा बेबी होता है
तो तुम्हें 1 साल के अंदर अंदर इंडियन कॉन्सुलेट, जिस भी कंट्री में हो तुम, जर्मनी, इटली, साउथ अफ्रीका, कहीं भी हो, वहां के इंडियन कॉन्सुलेट में या इंडियन एम्बेसी में आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना है कि हमारा बेबी हुआ है, तभी वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। तो हिज birth of baby should be registered with Indian consulate within 1 year, ठीक है। 1 साल के अंदर अंदर इंडियन कॉन्सुलेट में अगर इन्फॉर्म करते हो तो सीधे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। ज़्यादा चक्कर नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि कोई 1 साल के बाद इन्फॉर्म कर रहा है कॉन्सुलेट को, तो ऐसे भी हो सकता है कि कोई 1.5-2 साल के बाद इन्फॉर्म करे कॉन्सुलेट को, तो तब भी इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, लेकिन फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लगेगी। ये पेंडिंग हो जाएगा फिर होम मिनिस्ट्री में डेटा, ठीक है। होम मिनिस्ट्री अप्रूव करेगा, उसके बाद ही इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। थोड़ा सा मुश्किल प्रोसीजर हो जाएगा, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर अगर तुमने इन्फॉर्म करा है तो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाओगे इंडियन सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। फिर तीसरा तरीका बाय रजिस्ट्रेशन। अब बाय रजिस्ट्रेशन में हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बेसिकली इंडियन नहीं है, इनके ऊपर उनके पास किसी और कंट्री की सिटीजनशिप है, तो बेसिकली ये फॉरेन सिटीजन है फिलहाल, ठीक है। लेकिन इन्हें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके दादा, परदादा, नाना, नानी, ठीक है, कोई ना कोई इंडियन रहा है पास्ट में, इसलिए इन्हें बोल रहे हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। नाम से पता चल रहा है ओरिजिन उनका जो है इंडिया के साथ कोई ना कोई रिलेशन रहा है पुराने टाइम से, ठीक है। या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हम उनको भी बोल सकते हैं जो कि इंडियन सिटीजनशिप, खुद एक इंडिविजुअल ने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ी और 2-3 साल के बाद 2 साल मान लो जर्मनी की सिटीजनशिप थी, फिर वापस इंडिया आ गया, तो किसी इंडिविजुअल के पास पास्ट में इंडियन सिटीजनशिप रही हो तो उसे भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जा सकता है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में भारत सरकार ने उन लोगों को भी इंक्लूड कर रहा है कि जो भी इंडिविजुअल किसी इंडियन के साथ मैरिज करते हैं, ठीक है, तो उन्हें भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाए, ठीक है। जैसे शिखर धवन जो क्रिकेटर है, उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन के साथ मैरिज करी, तो उन्हें भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाए और फिर वो बाय रजिस्ट्रेशन इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो है 7 साल की टर्म्स एंड कंडीशन है कि 7 साल उन्हें इंडिया में रहना होगा, उसके बाद वो सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय रजिस्ट्रेशन पॉसिबल किस तरीके से है, ठीक है। रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स, 7 साल इंडिया में 7 साल रहना है, उसके बाद वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिर होम मिनिस्ट्री, अच्छा ये ध्यान रखना है कि जो ऑथराइज्ड बॉडी है सिटीजनशिप के लिए वो होम मिनिस्ट्री है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर केवल वीजा देता है, सिटीजनशिप नहीं देता। सिटीजनशिप होम मिनिस्ट्री देखती है, ठीक है। तो सिटीजनशिप की बात होती है तो होम मिनिस्ट्री, ठीक है। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कभी उनके दादा परदादा नाना परनाना इंडियन रहे होंगे तो वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलेंगे। और 7 साल उन्हें इंडिया में रहना है तो वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 4th, बाय नेचुरलाइजेशन। यहां पर नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप उन लोगों को मिल सकती है जो फॉरेन नेशनल है। ये ध्यान रखना है कि ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, इनके दादा परदादा नाना नानी ये कभी भी इंडिया के साथ किसी भी रिलेशन में नहीं रहे हैं, तो ये प्योरली नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस फॉरेन नेशनल्स के लिए है। जबकि यहां पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो पास्ट में, अभी प्रेजेंट में इंडियन नहीं है लेकिन पास्ट में या तो खुद इंडियन रहे हो कभी, या इनके दादा परदादा नाना नानी कभी इंडियन रहे हो,
तो इन दोनों में ये है। तो फॉरेन नेशनल्स को भी इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है अगर वो क्या करें, एक तो प्रोसेस है बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन, बाय फिलिंग एन एप्लीकेशन, बाय फिलिंग एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फिल करनी है, पहली कंडीशन ए, ठीक है। दूसरा ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर 11 + 1 ईयर, मतलब 12 ईयर्स। इसमें 11 + 1 12 ईयर्स का मतलब है कि 11 साल जब वो इंडिया में लगातार रहेगा तो उसके बाद वो अप्लाई करेगा सिटीजनशिप के लिए। 1 साल का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, मतलब 1 और साल, टोटल 12 साल उसे इंडिया में रहना है। 11 साल जब इंडिया में रह जाएगा तो 12वें साल 12th ईयर में वो अप्लाई कर सकता है बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप के लिए, फिर एक ऑर्डिनरीली, ठीक है। तो 1 साल पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है, तो टोटल 12 साल हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 1 इंडियन लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 1 इंडियन लैंग्वेज, एटलीस्ट 1 इंडियन लैंग्वेज, कम से कम एक इंडियन लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ओथ सेरेमनी होती है, ओथ सेरेमनी होगी, ओथ सेरेमनी फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि भारत के संविधान की रिस्पेक्ट करूंगा, फेथ एंड एलिगेंस उसके बारे में, उसके डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें यह भी है कि कोई भी फॉरेनर जो भी इंडियन सिटीजनशिप चाह रहा है तो उसकी उस पर्टिकुलर कंट्री में ऐसा कुछ वहां के कानून में नहीं होना चाहिए कि वहां पर किसी इंडियन को वहां की सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती। मान लो कोई फ्रांस से इंडिया आता है, फ्रेंच इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है, और भारत सरकार उसे इंडियन सिटीजनशिप तभी दे सकती है अगर फ्रांस में भी ऐसा लॉ नहीं होना चाहिए कि फ्रांस जो है किसी इंडियन को फ्रेंच सिटीजनशिप को के लिए बार करता हो। अगर फ्रांस बैन करता हो इंडियंस को कि इंडियंस को फ्रेंच सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, तो इंडिया भी फ्रांस के किसी भी बंदे को इंडियन सिटीजनशिप नहीं देगा, ठीक है। ये सेम वैसा ही है कि जैसा तुम हमारे साथ बिहेव करोगे हम वैसे ही तुम्हारे साथ बिहेव करेंगे, तो ये भी इसमें नेचुरलाइजेशन में इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा 5वां तरीका जिस तरीके से सिटीजनशिप मिल सकती है, अच्छा ये नेचुरलाइजेशन का एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो अदनान सामी जो सिंगर है वो पाकिस्तानी नेशनल था, तो वो 11 साल इंडिया में रहे, 12वें साल उन्होंने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करा, ठीक है। अलग अलग मूवीज में गाने गाते हैं, फिर होम मिनिस्ट्री ने उनको इंडियन सिटीजनशिप दी थी, ठीक है। तो अब अदनान सामी इंडियन सिटीजन है अब, ठीक है। तो इनिशियली वो पाकिस्तानी सिटीजन था, तो वो बाय नेचुरलाइजेशन हुआ है क्योंकि वो फॉरेन नेशनल है। उन्हें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं बोलेंगे क्योंकि उनके फादर का डोमिसाइल जो है वो पाकिस्तान का था, ठीक है। 5th, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसमें क्या है कि अगर इंडिया किसी टेरिटरी को इंडिया के साथ ऐड कर ले तो वहां के सभी लोगों को गजट नोटिफिकेशन के थ्रू इंडियन सिटीजन बना दिया जाएगा। जैसे सिक्किम 1974 में इंडिया का पार्ट बना, तो सिक्किम एक अलग कंट्री हुआ करता था, जैसे ही वो इंडिया का पार्ट बना तो वहां के लोगों को अलग से सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार गजट नोटिफिकेशन के थ्रू सबको डिक्लेयर कर देगी कि ये सब इंडियन सिटीजन है। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पाकिस्तान, मान लो कि पाकिस्तान इंडिया का पार्ट बन जाए, कल के दिन वॉर हुआ, पाकिस्तान इंडिया का पार्ट बन गया, तो वहां पर हम पाकिस्तान के लोगों को बोलेंगे नहीं कि इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करो, कहीं तो करेंगे ही नहीं, क्या पता। भारत सरकार गजट नोटिफिकेशन के थ्रू सबका नाम इंक्लूड कर देगी, अब से तुम इंडियन हो, ठीक है। तो सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। तो इस तरीके से भी किसी को भी इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सिक्किम है, सिक्किम 1974, ठीक है। अब ये तो थे हमारे 5 तरीके जिन तरीकों से सिटीजनशिप दी जा सकती है। 3 तरीके हैं ऑफ लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप। 3 तरीके से इंडियन सिटीजनशिप को लूज किया जा सकता है। नंबर 1, रिनंशिएशन। रिनंशिएशन का मतलब है कि कोई वॉलंटरीली इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ दे अपने आप ही,
ठीक है, वो भारत सरकार को बताए कि भैया मैं इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना चाह रहा हूं, मैंने तो जापान की सिटीजनशिप ले रहा हूं मैं, ठीक है, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो सकती है अपने आप ही, वॉलंटरली, ठीक है। दूसरा है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या है, टर्मिनेशन में किसी इंडिविजुअल ने इंडियन सिटीजनशिप, किसी इंडियन ने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ली, मान लो जापान की सिटीजनशिप ली या साउथ अफ्रीका की सिटीजनशिप ली, और भारत सरकार को इन्फॉर्म ही नहीं करा, तो भारत सरकार को पता ही नहीं, भारत सरकार को अदर सोर्सेज से पता चला, अच्छा उसने तो इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ दिया, किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, तो भारत सरकार उसकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट करेगी। यहां पर उस इंडिविजुअल ने भारत सरकार को इन्फॉर्म नहीं करा है, यहां पर इन्फॉर्म करा है। ये सेम वैसे ही हो गया, कोई इंडिविजुअल जो है किसी कंपनी में रिजाइन करे, ठीक है, यहां पर बिना रेजिग्नेशन के चला गया, ठीक है, सेम वैसा ही है। थर्ड, डिप्राइवेशन, ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है, यहां पर भारत सरकार इंडिविजुअल की सिटीजनशिप छीन लेती है अगर किसी इंडिविजुअल ने नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन, ये दो तरीके, हमने 5 तरीके डिस्कस करे थे, तो उनमें से ये 2 तरीके हैं। अगर कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उन्होंने सिटीजनशिप ली है, इंडियन सिटीजनशिप, तो भारत सरकार उनकी सिटीजनशिप को छीन सकती है, खत्म कर सकती है। फ्रॉड डॉक्यूमेंट, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगाए हुए या अपने कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगाए हुए नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में, या किसी ने इंडिया में आते ही 5 साल के अंदर अंदर कोई क्राइम वगैरह किया हो और उसे 2 साल से ज्यादा की सजा हो, तो भी भारत सरकार इंडियन सिटीजनशिप को छीन सकती है। या फिर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरिस्पेक्ट करता हो, तो भी उसे उसके इंडियन सिटीजनशिप को छीना जा सकता है। या फिर वो 7 साल से ज्यादा इंडिया से बाहर रहे, तो भी इंडियन सिटीजनशिप उससे छीनी जा सकती है। या फिर वो एनिमी कंट्री की हेल्प करे, ट्रेड करे एनिमी कंट्री के साथ, तो भी इंडियन सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। लेकिन उनकी जो नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है, इसमें जो हमने बाय डिसेंट और बाय जो हमने बाय बर्थ था, उससे उसमें छीनने का प्रोविजन नहीं है सिटीजनशिप का। तो स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं सिटीजनशिप एक्ट में। थैंक यू।